हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल व्यवस्था की प्रथम श्रेणी के प्रश्न पत्र यानी जीके पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें कर रहे थे हम संकल्प क्लासेस बाड़मेर के पेपर का एनालिसिस। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी फाइनल टेस्ट 4 का एनालिसिस। किसका करने जा रहे हैं? आपकी फाइनल टेस्ट 4 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहले हम 3 फाइनल टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनके वीडियो अपने प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमने कलाम की पूरे टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कलाम की जो टेस्ट है आपकी पूरी टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी 3 फाइनल टेस्ट कर चुके हैं, प्री सहित एग्जाम प्री भी कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया प्री को भी, ठीक है। फाइनल टेस्ट को भी बहुत अच्छे से समझाया। इसके साथ ही हमने जो माइनर टेस्ट हुए थे आपके कितने 15, उनको भी अच्छे से समझाया। प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक ऑप्शन को समझाते हुए आपको बताया। काफ़ी अच्छी मेहनत की हमने एमसीक्यू के ऊपर, और बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो बनाई गई। इसके साथ आपके 15 माइनर थे और 3 मेजर थे, ठीक है। 3 मेजर टेस्ट थे, ठीक है। टोटल आपकी 21 टेस्ट थे कलाम की। 21 टेस्ट हमने पूरी कंप्लीट करवा दिए। रिवीजन करना चाहिए तो आप इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मैराथन देखोगे उससे भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैराथन से ज़्यादा बेनिफिट वाले क्वेश्चन है ये आपकी, क्योंकि पूरी क्वेश्चन आपकी कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो आपने ऑप्शन की व्याख्या की है वो भी हमने पूरी कौन सी की है, आपकी जो प्रीवियस में बचे हुए क्वेश्चन है उनको की है। और कलाम की तो टेस्ट सीरीज पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर टिकी हुई होती है, क्योंकि जो कलाम क्वेश्चन बनाता है वो आपका प्रीवियस ईयर का होता है। उसके साथ में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और इनकी प्ले लिस्ट बना चुकी है, और उस प्ले लिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। वही कह रहे हैं हम संकल्प क्लासेज के। तो संकल्प क्लासेज के हमने 3 पहले किए थे फाइनल टेस्ट पेपर, और आज आपका संकल्प क्लासेज का अंतिम टेस्ट है। कैसा है आपका अंतिम टेस्ट? और अब आपकी एग्जाम के भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कितने लगभग 10 दिन शेष बचे हैं, ठीक है। यदि एग्जाम कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो 10 दिन आपकी बिल्कुल शेष बचे हैं। इन 10 दिन में आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको, जितना जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चन को करो। यदि फाइनल टेस्ट पेपर देखने का मतलब ये होता है, मैं फिर से दोहराऊँ रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर बार बार बोल रहे हो, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यदि आप टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आते और वो टॉपिक आप बार बार पढ़ते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। खुद का अनुभव बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता था मुझे भी। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे फाइनल टेस्ट में, उन टॉपिकों को आप सिलेक्ट करो, उन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ो। बाकी जो आ रहे हैं तो आप एग्जाम भी आएंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको, वो एग्जाम में भी उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं आ रहे हैं ना उन टॉपिक्स में आगे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वहाँ पर दिमाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ज़रूरी है हमारे लिए, तो एक एक पॉइंट ज़रूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी के लिए कोई इजी पड़ जाता है, किसी के लिए कोई वही टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। तो ये सब आपको देखने की जरूरत होती है, और उसी का फायदा होता है आपका टेस्ट सीरीज में। और ऐसा थोड़ी होता है कि टेस्ट सीरीज के पेपर सारे के सारे आपके पेपर वहाँ पर आएंगे एग्जाम में, कभी भी नहीं होता। ये दिमाग में बिठा लेना, टेस्ट सीरीज से कोई भी प्रश्न आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो व्याख्या होती है, जो उनका विश्लेषण होते हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फाइनल टेस्ट 4 की। इसके अलावा आपके 3 पेपर और बच्चे हैं, मेरे पास 3 और है, और 2 पेपर आपके उत्कर्ष के और 3 प्रयास के। बचने को तो आप कितने हो गए? आपके 9 पेपर और बचे हैं ना। बस 8 तो ये है, एक और है हमारा, है ना। 9 पेपर है मेरे पास भी, और शेष वो भी यदि टाइम मिलेगा तो करवाऊंगा, नहीं देखना अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब करना ठीक नहीं है। आपको भी बताइए सब। तो देखते हैं हम, शुरू करते हैं आपका फाइनल टेस्ट 4 का एनालिसिस। बहुत ही अच्छा शानदार लेवल था इन क्वेश्चनों का भी, जो फाइनल टेस्ट के उनका बहुत ही अच्छा लेवल था। संकल्प क्लासेज का भी बहुत ध्यान रखा गया है, हर चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया इस बार। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में सही कथन है। जो आपकी गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला उसके संदर्भ में सही कथन है, बताइए। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित है, नहीं। अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित नहीं है। किससे निर्मित? आपके पाषाण से निर्मित है। किससे निर्मित? आपकी पाषाण से निर्मित है अधिकांश मंदिर। तो पहला गलत हो जाएगा। ईंटों से देखी जाए आपका एक मंदिर आपका लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? लक्ष्मण मंदिर, जो यूपी के अंदर है लक्ष्मण मंदिर है, ये आपका ईंटों से निर्मित है, ठीक है, याद रखना, ईंटों से निर्मित है। वही बात करते, देखो गुप्त कला या गुप्त काल, देखो गुप्त काल विदेशी प्रभावों से मुक्त थी, बिल्कुल बिल्कुल विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, कोई विदेशी प्रभाव नहीं था इन चीज़ों को मंदिर स्थापत्य कला पर, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण बिल्कुल राइट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर है, ये भी आपका। और बार बार पूछा जाता है आपका कौन सी शैली में निर्मित है? आपकी पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? आपकी पंचायत शैली में निर्मित है। और आपका इसका मुख्य हिस्सा आपका पश्चिमोमुखी मुख है, पश्चिमोमुखी मुख। ये बार बार आपकी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पूछा जाता है बार बार आपको, ये भी आप याद रखना। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपका पहला तो गलत हो गया, बी और सी सही है। तो बी और सी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है आपका, सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं, ये वापस आपकी गुप्त काल के साहित्य से रचित है। आपका साहित्य देखो, गुप्त काल का साहित्य पूछने की ज़्यादा संभावना होती है गुप्त काल से। तो देखो कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है आपका। देखो आपका 10 से कुमार चरितम दंडीन की है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट कथन है। कीर्तार्जुनियम 12वीं की है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल राइट है आपकी। न्याय अवतार अमर सिंह की नहीं है, जो आपका न्याय अवतार है वो किसी नहीं है आपकी, अमर सिंह की नहीं है। ठीक है, अमर सिंह की तो कौन सी थी आपकी, अमरकोश। अमर सिंह की थी आपकी अमरकोश, जो बार बार आपको पूछी जाती है। ठीक है, अमरकोश। तो फिर नए अवतार किसकी थी सर, ये भी बताओ हमें। तो ये किसकी थी भाई नए अवतार, बताओ फिर आप। ये थी आपकी सिद्धसेन की। किसकी थी आपकी, सिद्धसेन की। ठीक है, मत्स्यकटितकम, मत्स्यकटितकम आपकी शूद्रक की थी, बिल्कुल राइट है आपकी। मत्स्यकटितकम किसकी थी आपकी, शूद्रक की थी, बिल्कुल राइट है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम 3 क्या था आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका, असुमलित हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शाहजहाँकालीन दिल्ली में बनी इमारतें, जो आपके शाहजहाँ थे, शाहजहाँ के कालीन दिल्ली में कौन कौन सी मुगल इमारतें बनी थी वो हमें बताना है। तो कौन कौन सी बनी हुई है आपकी, ये बताओ आप। तो देखो आपको कौन कौन सी बनी हुई है। देखो आपका मोती महल बना हुआ है, हीरा महल बना हुआ है, लाल किला भी शाहजहाँकालीन बना हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगीना मस्जिद आपकी शाहजहाँकालीन नहीं बनी हुई है। ठीक है, नगीना मस्जिद जो आगरा के मंदिर है, जो दिल्ली के अंदर नहीं है। नगीना मस्जिद है तो शाहजहाँकालीन, लेकिन कहाँ पर है आपकी, आगरा के अंदर है। हमें क्या पूछा है, देखो दिल्ली में बनी या आगरा के अंदर है, ये आपकी है तो शाहजहाँकालीन ही। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सी डी। तो आंसर तो आ गया आपका बी सी डी। वही आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर। इसका लाल किले का वास्तुकार कौन था, वास्तुकार कौन था आपका लाल किले का, ये आप कमेंट में बताओ ताकि आपको भी साथ साथ याद हो। वास्तुकार बताओ ना आपको कमेंट के अंदर कौन थे आपके लाल किले का, ताकि आपको भी रिवीजन अच्छा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या था आपका। आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आज आपसे ज़्यादा पूछूंगा। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रम में सही सम्मिलित नहीं है। जो आपके सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था, गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। पहला कौन सा था आपका, असहयोग आंदोलन, दूसरा आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर देखो 3 आंदोलन प्रमुख थे गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। गांधी जी 3 बड़े आंदोलन कौन कौन से थे, देखो पहला तो था आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका, यह आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा 42 में स्टार्ट होता कौन सा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने बताया था जब एनालिसिस किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ग्वालियर टैंक पता है ना, मुंबई करो न मरो का आंदोलन दिया था नारा इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। आप सभी को ये सब बताए हुए हैं। तो देखो इसमें कौन सा घटनाक्रम सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना था 4 के अंदर। तो बताते हैं भाई। देखो बिहार में चौकीदारी का कर का विरोध था, बिल्कुल राइट। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध था, वही महात्मा गांधी से बात करते। बिहार में एक चंपारण और याद कर लेना, प्रथम आंदोलन ये था आपका चंपारण वाला, 1917 की बात है ये आपकी। कन्यागम परिपथ मध्य प्रांत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका कन्यागम परिपथ है वो मध्य प्रांत का सही घटनाक्रम नहीं है। वन कानून उल्लंघन कहाँ पर था आपका, असम के अंदर, बिल्कुल राइट है। और जियात्रंग आंदोलन मणिपुर, कहाँ पर था आपका, मणिपुर। देखो यहाँ पर वन कानून ये उल्टा दे रखा है यहाँ पर ना, उल्टा। हाँ, ये कन्यागम जो आपका परिपथ था वो असम के अंदर था, और वन कानून उल्लंघन था ये मध्य प्रांत के अंदर था। तो ये दोनों गलत दे रखे हैं हमें, बी और सी। कौन से, देखो आपका वन कानून उल्लंघन है वो मध्य प्रांत में था, और कन्यागम परिपत्र है वो कहाँ पर था आपका, असम के अंदर। तो उल्टे दे रखे हैं और दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि उल्टे दे रखे हैं। तो हमें क्या पूछा, देखो सम्मिलित नहीं है, वह पूछा तो आपका कौन कौन सा, बी और सी सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बी और सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या था आपका, देखो 5 आया था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में सत्य कथन बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके संदर्भ में सत्य कथन बताना था, कौन सा कथन सत्य है। चलो बताते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा में उन्होंने वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, बिल्कुल राइट। महात्मा गांधी की प्रेरणा थी इन्हें, और वो वकालत छोड़कर किस में भाग लिया, आपके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, बिल्कुल राइट बात है आपकी। बारदोली सत्याग्रह उनकी पहली सफलता थी, नहीं। बारदोली सत्याग्रह इनकी पहली सफलता नहीं थी। बारदोली सत्याग्रह में इनको एक तो सरदार की उपाधि मिली थी, याद रखना।
कौन सी उपाधि मिली थी इनकी? सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है। और इससे पहले तो पहली सफलता थी वो थी आपकी 1918 के अंदर खेड़ा वाली। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन संपन्न के बाद में खेड़ा था ना, तीसरा था खेड़ा, अहमदाबाद मिल आंदोलन फिर खेड़ा। ठीक है। 1918 में खेड़ा थी आपकी, खेड़ा किसानों का नेतृत्व किया था और ये आपकी पहली सफलता थी, फर्स्ट सफलता थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की फर्स्ट सफलता, फर्स्ट सफलता। ठीक है। तो ये तो आपका पहले दूसरा गलत हो जाएगा। और ये तो आपका तीसरा था बहादुर सत्याग्रह, इसी में आपको सरदार की उपाधि दी गई थी आपको, अब वो बताइए। नेक्स्ट है कि इन्होंने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, बिल्कुल राइट थी। और कराची अधिवेशन में आपको बताया महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे किसको दिखाए गए थे? आपके महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। जैसे चीज़ें याद होनी चाहिए, अभी कनेक्ट होनी चाहिए दूसरी। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कराची अधिवेशन की। तो दूसरा गलत है इसमें। तो मैं सत्य सही बता रहा था, सत्य कथन कौन सा है? तो देखो आपका ए और सी सत्य है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बता दिया मैंने, खेड़ा था, तो खेड़ा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था, वह इनकी पहली सफलता थी 1918 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो 6 क्या आता है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब की गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनके द्वारा बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब की गई? 1921 में, 1924 में, या 1927 में, या 1931 के अंदर? तो ये की गई थी आपकी 1924 के अंदर। कब की गई थी आपकी? 1924 के अंदर स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1927 के अंदर आपकी बहिष्कृत पास जो आपकी पाक्षिक समाचार पत्र निकला था, आंसर तो हो गया आपका 1924। 1927 में क्या निकला था आपका? बहिष्कृत पाक्षिक समाचार पत्र, समाचार पत्र निकाला था 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। वीडी सावरकर के संदर्भ में सही कथनों पर चयन कीजिए। जो आपके वीडी सावरकर थे, 1857 की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, 1857 की। उनके संदर्भ में हमें सही कथन का बताना है, कौन सा सही है। 1902 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। 1902 में इन्होंने क्या की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी? नहीं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 1904 में की थी अभिनव भारत की स्थापना। कब की थी आपकी? 1904 के अंदर, 1904 के अंदर अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है। इनके लेख भारतीय समाजवादी व तलवार में प्रकाशित हुए, भारतीय समाजवादी व तलवार में प्रकाशित हुए, बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। ठीक है। तलवार प्रकाशित हुए। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। ठीक है। क्या दिया होगा? जो मूल रूप से इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मूल रूप से अंग्रेजी में नहीं लिखी गई थी आपकी, 1857 की बात कर रहा है ये, उसी पुस्तक का नाम है पूरा। ये आपकी अंग्रेजी में नहीं लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी, क्या नाम था उस भाषा? मराठी। कौन सी भाषा थी आपकी? मराठी भाषा थी, मराठी। कौन सी भाषा थी आपकी? मराठी में लिखी गई थी। ठीक है। और फिर आपकी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसका। और इसके लिए जैक्सन हत्याकांड अभियुक्त बना गया। जो जैक्सन कहाँ पर होता है आपका? गुजरात। ये जैक्सन क्या थे? कि वकील थे, महाधिवक्ता थे, वकील थे, ये न्यायाधीश थे, इसे भी समझ सकते हो आप। और इनकी हत्या कर दी गई थी 1909 के अंदर। 1909 में पहले एनालिसिस करवाया तो पूरी डेट वगैरह सब बताई हुई है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और इसी की तरह इन नौ में जो आपकी जैक्सन हत्याकांड है, इसी का आरोपी बना के इन्हें जो आपकी सेलुलर जेल है आपकी अंडमान निकोबार, वहाँ पर सजा दी थी, आजीवन की सजा, आजीवन की सजा दी गई थी, सेलुलर जेल में भेजा गया था इसी जैक्सन हत्याकांड के आरोप के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सही कौन सा था आपका? सही देखो कौन सा आपका, एक तो बी सही था, एक आपका डी सही हो गया। तो देखो बी और डी कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना। देखो गौरी व कोट व सभ्यता कौन सी? देखो कोट सभ्यता, गौरी और कोट जो आपके अनाज रखने की थे आपकी, जो मिले आपकी बठोट बोलते हैं उनको, वो कहाँ से मिले थे? आपकी 8 से मिले थे। ठीक है। 4 हो जाएगा। 8 की खोज किसने की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास लिख देता हूँ मैं ना, अक्षय कीर्ति
व्यास, ठीक है। 1953 में गेट पैटर्न है, गेट पैटर्न कौन सी सभ्यता से मिला? गेट पैटर्न आपको कालीबंगा से मिला, ठीक है। कालीबंगा 3 हो जाएगा। और कालीबंगा की खोज हुई थी आपकी 1952 में, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? आपकी अमलानंद, AN घोष लिख देता हूँ, ठीक है, अमलानंद घोष ने की थी। पेटेंट ग्रे वेयर संस्कृति, ये प्राप्त हुई आपकी पेटेंट ग्रे वेयर संस्कृति आपकी गणेश्वर से, जो आपकी पत्थर की बांध वगैरह कहाँ से मिली? आपकी गणेश्वर से मिली। और इसकी खोज की थी आपकी 1977 के अंदर RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। और आपकी देखो मुगलकालीन टकसाल, मुगलकालीन टकसाल आपकी अकबर के कालीन, आपके अकबर ने आपके यहाँ पर बेराट में क्या लिखी थी? आपकी मुगलकालीन टकसाल स्थापित की थी, जो सिक्के बनाने काम में आती थी। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और बेराट की बात करें तो 1937 लिख सकते हैं आप। 1937 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये बताने का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे कनेक्ट हो तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए और आपका रिवीजन अच्छा हो सके, ठीक है। तो आंसर देखो क्या हो गया इसका? आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1 कौन से में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो आपकी 9 की। गुजर प्रतिहार शासन महिर भोज की बात करते हैं। महिर भोज के बारे में सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है ये हमें बताना है। देखो इसका सर्वप्रथम अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, ठीक है। कौन सी? आपकी विजयादित्य। इसके जो लेखक थे कौन थे? आपकी विजयादित्य थे, विजयादित्य। ग्वालियर जो अभिलेख है प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन थे? आपकी विजयादित्य थे, ठीक है। 9 के अंदर देखना था हमें। तो ये आपका सही जानकारी। गुजर प्रतिहार शासक महिर भोज के बारे में सही कथन नहीं है। देखो इसका सर्वप्रथम अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा 9 के अंदर, ठीक है। महिर भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसका पहला जो आपका वराह अभिलेख है ना, वराह अभिलेख। कौन सा? आपका वराह अभिलेख। ये पर आपकी आदि वराह की उपाधि मिलती है। सिक्कों पर किसकी मिलती है? आपकी वराह की उपाधि मिलती है, ठीक है। इसमें उल्लेख मिलता है आपका सर्वप्रथम वराह अभिलेख। तो पहला गलत है आपका वैसे, और है तो आपका ये ग्वालियर प्रशस्ति भी आपका महिर भोज कालीन है, लेकिन इन्होंने पूछा कि गुजर प्रतिहार के बारे में सही। देखो इसमें दे रखा है इसका सर्वप्रथम अभिलेख, तो सर्वप्रथम आपका था वराह अभिलेख, ठीक है। फिर एक इसका ये वो भी था आपका प्रभास। प्रभास की उपाधि किसमें दी गई? इन्होंने प्रभास की उपाधि दी आपकी दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख, ठीक है। दौलतपुर अभिलेख ये भी हो जाएगा। देखो इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, बिल्कुल राइट। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई 9 के अंदर। देखो 2 में भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज राजधानी बनाई थी अपनी सर्वप्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। किसने बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, जहाँ तक मुझे याद है नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया था अपनी, कन्नौज को राजधानी बनाया था। किसको रहता है इन्होंने? चक्रायुद्ध को रहता, चक्रायुद्ध को रहता, ठीक है। याद करना एक बार, इन्होंने भी बनाई थी, सही बताया ये आपका आंसर 1 बना है आपके संकल्प लास्य जंतु। और वैसे सही है क्योंकि वराह अभिलेख मिलता है इनका पहला अभिलेख कौन सा? आपका वराह अभिलेख। 2 भी देख लीजिए। राजतरंगिणी में महिर भोज की उपलब्धि को प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। राजतरंगिणी किनकी पुस्तक है? ये भी आपको याद होना चाहिए, कमेंट में बता दीजिए। दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया, ये तो मैंने बताया था। यहाँ पर देखो ये तो सही, इन दोनों में देखो डाउट है। ये डाउट क्या है? ये तो आपका सही है, इसमें थोड़ा सा डाउट है कन्नौज वाली, ये आप देख लेना। बाकी कमेंट में जरूर बताना क्या वे सही है क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम कन्नौज को राजधानी बनाई थी। फिर इनकी भी हो सकती है क्योंकि नागभट्ट द्वितीय इनसे पहले था, मेरे बहुत से पहले था आपके नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। फिर आपका रामभद्र आया था, और रामभद्र की हत्या किसने की थी? आपकी महिर भोज ने की थी। ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बीकानेर शासक महाराजा राय सिंह को किस ग्रंथ में राजेंद्र कहा गया? किस ग्रंथ में आपके राजेंद्र कहा गया? आपके राय सिंह महोत्सव में? नहीं, राज सिंह महोत्सव तो देखो इनके द्वारा लिखी गई थी, राज सिंह द्वारा ही, ठीक है। इसमें तो नहीं है। वेदक वंशावली में भी नहीं है। राय सिंह प्रशस्ति में नहीं है। करमचंद वंशो कीर्तन व्याख्या में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखी गई थी आपकी, तो आंसर तो हो जाएगा आपका करमचंद वंशो कीर्तन काव्य में। इसमें आपको क्या कहा गया है? आपके राज सिंह को राजेंद्र कहा गया है। बाकी देखो वेदक वंशावली ये भी राज सिंह द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राज सिंह की खुद की थी रचना पे। इनके अलावा राज सिंह की बात करें, इनकी बाल बोधनी है, बाल बोधनी हो जाएगी। ज्योतिष रत्न वाला भी पूछी जाती है आपकी बार बार एग्जाम में, ज्योतिष रत्न वाला,
रचना भी राय सिंह खुद की है। ठीक है, किसकी आपकी? राय सिंह खुद की है। ठीक है, राय सिंह महोत्सव भी खुद की है इनकी। प्रारंभ चित्रकला का मिलता है इनका राय सिंह महोत्सव में कि किसने शुरुआत की थी? राय सिंह ने शुरुआत की थी बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। 11 क्या था आपका? धन्ना व भिवा के पराक्रम का व बलिदान से जुड़ा दुर्ग है। तो आपका धन्ना और भिवा के पराक्रम व बलिदान से जुड़ा हुआ दुर्ग कौन सा आपका? विजय मंदिरगढ़ और मेहरानगढ़, बाला किला आपका कहाँ पर? अलवर के अंदर। तिरुभुवनगढ़, तो कौन सा आपका? ये आपका हो जाएगा इसमें 11 के अंदर। 11 का आंसर हो जाएगा आपका मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पर आपका? जोधपुर के अंदर। मयूर गढ़ भी बोला जाता है इसको, जोधपुर के अंदर है। रावजोधा का परसा भी बोला जाता है। ठीक है, धन्ना का बलिदान से जुड़ा हुआ है दुर्ग आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। नया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्या था आपका? देखो, से सम्मिलित कीजिए। से सम्मिलित करना है हमें, तो करते हैं 22 में से सम्मिलित। तो क्या है आपका? सालेश्वर महादेव मंदिर। तो सालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आपका? पाली के अंदर। कहाँ पर आपका? पाली के अंदर। ठीक है, सारनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आपका? सिरोही के अंदर। और खंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आपका? जालौर के अंदर। और गोमतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आपका? प्रतापगढ़ के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो देखो 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन था 12, 12 में 4 बिल्कुल राइट है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 13 की। राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा किसके अध्यक्षता में बिजोलिया आंदोलन की जांच हेतु आयोग नियुक्त किया गया था? देखो बिजोलिया में 3 आयोग आए थे आपके, तीनों आयोग की डेट याद कर लेना। ठीक है, बिजोलिया में कितने आयोग आए थे आपके? 3 आयोग। दो तो किसने भेजे थे आपकी? मेवाड़ महारानी ने भेजे थे दो तो। ठीक है, राज सिंह बेदला वगैरह 1919 1921 के अंदर। और एक आया था आपका राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा भेजा गया था। वो किसके भेजा गया था? आपके कन्हैयालाल कलेत्री, महादेव देसाई, बिंदुलाल भट्टाचार्य या भवानी दयाल। 13 में क्या आ जाएगा आपका आंसर? वो भेजा गया था आपका भवानी दयाल के नेतृत्व में। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में कौन सा भेजा था? 1919 के अंदर भेजा था मेवाड़ महाराणा ने। ठीक है, तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। 14 है आपका राज्य के एकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राज्य के एकीकरण के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। जो समाजवादी दल के ने भारत राजस्थान के निर्माण के लिए आश्वासन दिया। भारत राजस्थान के लिए आश्वासन दिया समाजवादी दल ने, बिल्कुल राइट बात है। वीटी कृष्णमाचार्य राजस्थान को 2 इकाइयों में विभाजित करने के पक्ष में थे। वीटी कृष्णमाचार्य राजस्थान को 2 इकाइयों में विभाजित करने के पक्ष में थे। नहीं, 2 इकाइयों में नहीं थे। कितनी इकाइयों में पक्ष में थे आपकी? 3 इकाइयों के पक्ष में थे। राजस्थान को 3 भागों में बांटा जाए, और उसके पक्ष में कौन थे आपकी? वीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2 इकाई दे रखा था। भारत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें मिली थी आपकी? सबसे बड़ी वाली रियासत जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, उद्घाटन करता कौन आए थे आपके? स्वयं सरदार पटेल आए थे। सरदार पटेल उद्घाटन किया था ना। और मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ उप राज प्रमुख का पद आया और वो थे आपके भूपाल सिंह। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने आपके? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, राजधानी कहाँ से आ गई थी? उदयपुर से जयपुर। उदयपुर से जयपुर आ गई थी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है आपका तीसरा कथन। तो हमें क्या पूछा था? हमें पूछा सत्य कथन। तो देखो आपका दूसरा गलत है और ए और सी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम 15। 15 आपका बूंदी चित्रशैली के संदर्भ में सही नहीं है। बूंदी चित्रशैली के संदर्भ में हमें बताना सही कौन सा है। देखो, रंगमहल सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट है। और किसने बनाया था ये? मैंने जब आपका काफ़ी बार हमने एनालाइज किया तो काफ़ी बार बताया, छत्रसाल। कौन थे आपके? छत्रसाल द्वारा बनाया गया था ये, छत्रसाल। इसमें नारंगी व हरे रंगों की प्रधानता मिलती है, तो बिल्कुल राइट है। इसमें नारंगी और हरे रंगों की प्रधानता मिलती है, बिल्कुल राइट। इसीलिए इसे पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है, शैली भी कहा जाता है। ठीक है, सघन प्राकृतिक सुषमा इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल राइट बात है। बदन सिंह सीताराम इस शैली के चित्रकार थे। बदन सिंह और सीताराम जो इस शैली के चित्रकार नहीं थे। बदन सिंह और सीताराम आपकी कौन सी गए थे? आपकी किशनगढ़ के थे। कौन सी के? आपकी किशनगढ़, सावंत सिंह वाली के किशनगढ़ चित्रशैली के थे।
ठीक है, किशनगढ़ से लिख देता हूँ। इसके चित्रकार थे आपके बदन सिंह सीताराम। इसका पता है आपको बनी ठनी, याद कर लेना। साथ ही बनी ठनी मोरचंद निहाल चंद्र ने इसका चित्र बनाया था। और सावंत सिंह या नागरीदास आ सकता है, उनकी प्रेमिका थी ये आपकी बनी ठनी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है भैया, हम बात करें हम बूंदी चित्र शैली की चित्रकारों की बात करें तो कौन कौन थे आपके? तो बूंदी चित्र से बात करें तो ये तो आपका सुरजन था आपका। कौन था आपका? सुरजन था। सुरजन के अलावा अहमद अली भी था। ये कौन था आपका? अहमद अली था। इनके अलावा आपका रामलाल था। बूंदी चित्र शैली से संबंधित चित्रकारी की बात करें रामलाल। इसके अलावा आपके साधु राम था एक। कौन था आपका? साधु राम। ये प्रमुख चित्रकार थे आपकी बूंदी चित्र शैली से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया सत्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। मानसून के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। मानसून के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है, तो चलो करते हैं हम। राजस्थान में सर्वोत्तम मानसून की अरब शाखा प्रवेश करती है, बिल्कुल राइट। दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करती है आपकी अरब सागर की शाखा। ठीक है, फिर अरावली की समांतर होने के बाद कारण सिद्धि कहाँ चली जाती है आपकी? शिवालिक की पहाड़ियों में। कल ही बताया था, एनालिसिस करवाया था, सॉरी सेकंड ग्रेड में बताया था कल। तो ये तो यहाँ पर देखो शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा करती है तो आपकी घग्गर नदी पानी आता है। और घग्गर नदी हिमालय के राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी आपकी? घग्गर नदी है, जो हिमालय से आती है। ठीक है, और ये आपकी अरब सागर की शाखा सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है। और जिला की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में करती है आपकी? सिरोही के अंदर। कौन से जिले में करती है आपकी? सिरोही के अंदर करती है। तो आपका बिल्कुल सत्य कथन बताना था हमें, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा देखो आपका, राजस्थान में सर्वाधिक मानसून वर्षा उत्तरी मैदान शाखा से प्राप्त होती है। तो उत्तरी मैदान शाखा से प्राप्त होती है सर्वाधिक मानसून वर्षा। राजस्थान में मानसून बढ़ने की दिशा, मानसून के बढ़ने की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। तो ये आपका उल्टा दे रखा है। ठीक है, कहाँ से? आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है राजस्थान में मानसून। तो ये आपको गलत दे रखा था, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उल्टा दे रखा है ये। तो ये आपका राइट आ जाएगा। देखो 16 के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बिल्कुल राइट। उत्तर पूर्व लिखो, ठीक है, पूर्व की ओर, ये आपका सही होगा। ये उल्टा दे रखा था मैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, तीसरा तो आपका। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा आपकी, सर्वाधिक वर्षा दोस्तों आप देखो आपका दे रखा है उत्तरी मैदान, बिल्कुल राइट। ये आपको बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है आपकी राजस्थान में। कौन सी होती है आपकी? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। सर्वाधिक वर्षा होती है आपके राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो वो आपका उत्तरी मैदान शाखा ही बोलते हैं उसको। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, बी। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा? देखो सत्य पूछा, तो ए बी और डी सत्य है आपका। देखो कौन से ऑप्शन में ए बी और डी है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लूणी नदी के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको देखो लूणी नदी के बारे में देखो। लूणी नदी 2 धाराओं में निकलती है। 2 धाराएं कौन सी है? तो सागरमती। सागरमती तो कहाँ से निकलती है? आपकी नागफाड़ से। कहाँ से निकलती है? आपकी नागफाड़ से, नागफाड़ से निकलती है। और दूसरी निकलती है आपकी सरस्वती। सरस्वती ये कहाँ से निकलती है? आपकी पुष्कर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? पुष्कर की पहाड़ियों से। और ये दोनों नदियाँ 2 धाराओं के रूप में बहती है ये नदी। और फिर आपके अजमेर के अंदर, अजमेर की कौन से जिले स्थान के ऊपर? गोविंदगढ़ के अंदर। कौन से? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ के अंदर दोनों मिल जाती है। और मिलने के बाद में क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है आपकी। लूणी कहलाती है। और लूणी फिर आपकी गोविंदगढ़, अजमेर, पाली, जालौर और बाड़मेर, जालौर, पाली और इनमें बहती हुई कच्छ के रण में आपकी अरब सागर में गिर जाती है, कच्छ के रण में समा जाती है। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए वैसे लूणी का थोड़ी सी स्टेज है। तो लूणी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल राइट। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी लूणी है। ठीक है, लूणी में सर्वाधिक सहायक नदियाँ पाली जिले में मिलती है। सर्वाधिक सहायक नदियाँ पाली जिले में मिलती है, बिल्कुल राइट बात है। ये भी याद करना इंपॉर्टेंट कथन है आपका कि सर्वाधिक नदियाँ किस मिलती है आपकी? वो मिलती है आपकी पाली के अंदर मिलती है। ठीक है, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। देखो बिल्कुल राइट, लूणी की जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? आपका कोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। हमने पढ़ा था जब आपको राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, जैसे पश्चिमी रेतीला प्रदेश, फिर आपका पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क को फिर 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? आपका घग्गर का मैदान, शेखावटी अंतर प्रवाही प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और आपका लूणी बेसिन। उस लूणी बेसिन को क्या बोलते थे हम?
गोडवाड़ प्रदेश बोलते थे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके? जालौर, पाली और बाड़मेर वाले जिले आते हैं गोडवाड़ प्रदेश में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल राइट आपका। लूनी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी देखो जवाई नहीं है, ठीक। कौन सी आपकी? जोजरी है। कौन सी आपकी? जोजरी है, ठीक है, जो आपके नागौर से निकलती है और आपके जोधपुर के अंदर आपकी लूनी मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। हमें पूछा लूनी नदी के बारे में सत्य कथन, तो ए बी सी सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 में ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 17 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोजड़ी, जोजरी या जोजड़ी भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो जोजड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम। और ये आपकी जो बात करने से पहले देखो, आपका जोजड़ी नदी है, ये आपकी अरावली से निकलती है, आपकी ज़मीन से मिलती है, आपकी एकमात्र नदी है जो आपकी ज़मीन से आकर मिलती है। आपकी पटौदा है, पाटौदा से निकलती है शायद ये आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था आपका? उत्तरी अरावली के संदर्भ में कथन देखो। हम जानते हैं, देखो अरावली थी, अरावली को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली की। कौन सी अरावली की? उत्तरी अरावली की। देखो उत्तरी अरावली का विस्तार सिंगाना झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार है वो सिंगाना जयपुर से और सांबर जयपुर तक है। सिवाना भी क्या बोलते हैं उसको, सिंगाना भी आ सकता है, खेतड़ी भी आ सकता है, ठीक है, खेतड़ी भी आ सकता है यहाँ पर। ये खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है, बिल्कुल राइट है पहला। टोटगढ़ 937 मीटर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। देखो टोटगढ़ नहीं है उत्तरी अरावली की, टोटगढ़ तो कहाँ पर आपकी? टोटगढ़ आपकी अजमेर के अंदर, ठीक है, मध्य अरावली के अंदर आती है आपकी अजमेर, और या मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली, और ये आपकी गलत हो जाएगी। और 937 नहीं है आपकी, 937 टोटगढ़ की। और मध्य अरावली इसकी गोरमजी है, या तो अरावली मध्य अरावली की बात करें आपका गोरमजी या मोराजी आती है, जिसकी 934 मीटर से 934 मीटर आपकी उसकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली में मुख्यतः क्वार्टरजाइट व फ्लाइजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। देखो बिल्कुल राइट आपका, क्वार्टरजाइट और आपकी फ्लाइजाइट लाइट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी अरावली में? आपकी उत्तरी अरावली में, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अरावली में उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता है, कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता है, नहीं है उत्तरी अरावली के अंदर। ये भी आप याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर। वहीं बात करें आपके, देखो उत्तरी अरावली की सबसे छोटी दे रखा, तो कौन सी आपकी? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है। और जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी? 1055 मीटर है, वो सीकर के अंदर है आपकी। कहाँ पर? आपकी सीकर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका सही कथन पूछा था, तो सही कथन देखो उपरोक्त में से सही कथन कौन से? हमें तो सही कौन से मतलब आपका एक तो ए सही है, और ये कौन सा आपका? सी सही है, ठीक है। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में? देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो आपकी 19 क्या था आपका? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? तो बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय औसत से क्या था आपका? बिल्कुल कम था आपका। देखो राजस्थान का कितना था आपका? 928 था। राजस्थान कितना था आपका? 928। और भारत का कितना था आपका? भारत का था आपका 943, 943। तो कम तो था ही आपका, बिल्कुल राइट। देखो 228 से 943 से बिल्कुल राइट। 2011 में राजस्थान के सभी जिले लिंगानुपात 1000 से कम था, नहीं, एक पाली का था, पाली का ज़्यादा था। एक सभी जिलों का लिंगानुपात तो सही था आपका, कम ही था आपका। सॉरी, ग्रामीण लिंगानुपात का बात करें तब पाली का थोड़ा ज़्यादा था, 1000 से ऊपर था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली को के जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, बिल्कुल राइट। देखो आगे आ गया तीसरा ऑप्शन जो मैं यहाँ पे बता रहा था, बिल्कुल राइट है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा सभी लिंगानुपात कम था, ठीक है। तो आपका ये नहीं हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा आपका, चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा? ए बी सी ऑप्शन है क्या कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। 20 क्या था? देखो आपका निम्नलिखित में से वनों के भौगोलिक वर्गीकरण
को उनके प्रतिशत के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प है। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्णों को भौगोलिक वर्गीकरण को उनके प्रतिशत के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प कौन सा है, आपको ये बताना था हमें। ठीक है, तो बताओ भाई। तो देखो, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं आपके? राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके दोक वन। कौन से वन पाए जाते हैं? देखो, दोक वन पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं आपके? दोक वन पाए जाते हैं, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय दोक वन, उष्ण कटिबंधीय दोक वन, उष्ण कटिबंधीय दोक वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके बाद में देखो आपका फिर आपका मानसूनी आता है। इन दोक वन के बाद कौन आता है आपका? मानसूनी आता है। ठीक है, मानसूनी के बाद में कौन से वन पाए जाते हैं राजस्थान में? सागवान। और सागवान के बाद में नीचे नीचे पाए जाते हैं आपके सदाबहार, सदाबहार। तो देखो क्रम देख लो इनमें। तो सबसे पहले तो देखो दोकवन कौन सी में आएगा आपका? अवरोही क्रम पूछा ना, तो सबसे ज़्यादा आएगा सबसे पहले तो आपके दोकवन आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये कटेले वन दे रखा है, और तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, दोकवन आ जाएगा यहाँ पर 20 के अंदर। फिर देखो मानसूनी, मानसून वाला तो मानसूनी, फिर सागवान, सागवान, फिर सदाबहार और सदाबहार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, हमें ये बताना था हमें। तो देखो यहाँ पे देखो पहला दे रखा है हमें सु, सु उपसर्ग यानी समतुल्य, बिल्कुल राइट है। सु प्लस अल्प होता है, समतुल्य क्या होता है आपका? सु प्लस अल्प, तो बिल्कुल है पहला तो आपका। सौहार्द देखो आपका, सौहार्द क्या होता है? सु प्लस हृदय, सुधन हृदय, तो यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा इसका? और इसमें एक और है आपका सौहार्द में प्लस ए भी है, इसमें हृदय भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आपका सु वर्ग से है, बिल्कुल राइट है सौहार्द। देखो आपका सुसुप्त है तो सु प्लस सुप्त होता है, ये आपका सुप धन क्या होता है आपका? सुप्त, सुप्त, तो इसका क्या हो जाता है आपका? सुसुप्त। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 की। किस क्रमांक मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग है? किस क्रमांक मूल शब्द और प्रत्यय अलग है, ये मैं बताना था 22 के अंदर। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? लुटेरा है आपका, तो लूट धन एरा आएगा, इसमें क्या आएगा आपका? एरा, लूट एरा। सही। बचपन, बचपन यानी बच्चा, बच नहीं आएगा, क्या आएगा आपका? बच्चा, बच्चा प्लस पन आएगा, बचपन। ठीक है। खिवेया, खिवेया में क्या आएगा आपका? खे प्लस ए आएगा, क्या आएगा आपका? खे धन ए, खे धन ए आएगा ना। ठीक है, 22 के अंदर। और देखो लड़ाकू है, लड़ धन आकू, ये आपका गलत हो जाएगा। समझो आपका मूल शब्द भी अलग है, देखो लड़ और आकू भी अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो आंसर ये तो मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग है इसमें आपका लड़ाकू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या पूछा? देखो हमें असंगत विलोम पूछा है। असंगत विलोम युग्म की पहचान कीजिए। असंगत विलोम युग्म की हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर देखा देखो अंग्रेज, अंग्रेज, अनुज, सदा से का दुराशय, बिल्कुल राइट है ये तो आपका। अधम, अधम दे रखा, देखो अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। अधम का क्या होता है आपका? उत्तम, अधम का उत्तम होता है। और देखो आज्ञा है, आज्ञा क्या होता है आपका? अवज्ञा होता है। अनुज्ञा नहीं होता, क्या होता है आपका? अवज्ञा। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी भौतिक का आध्यात्मिक, अवर का प्रवर, तेजस्वी का निश्चित, तेज और समास का व्यास होता है, बिल्कुल राइट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो आपका किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये हमें बताना था 24 के अंदर। तो कौन सा नहीं है आपका? देखो ग्रह, ग्रह, घर, घड़ियाल, बिल्कुल 24 के अंदर। आकार का आकर, देखो आकर, आकर का क्या होता है आपका? न करने योग्य होता है, हाथ रहित। और इसमें देखो आपका आकार है, आकार होता है आपका आकृति। तो देखो कि यहाँ पर देखो आकृति तो क्या होती है आपकी? आकृति तो हम जानते हैं, आकृति होती है आपकी आकार, रचना नहीं होती, क्या होता है आपका? आकार होता है। ठीक है,
और देखो आकार है, आकार तो क्या होता है आपका, आकार जैसे खजाना हो सकता है आपका, खजाना। वही देखो आकार की तो हम बात करें, आकार का क्या होता है आपका, आकार का होता है नकन्य योगी। तो आपका ऐसा शब्द युग्म है जो अर्थभेद सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है आपका चॉइस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किसमें सभी शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है 25 के अंदर, ये बताना था हमें। तो बताते देखो आपका, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, शशि भूषण दे रखा है ना आपका। तो यहाँ पर देखो ये आपका बड़ी मात्रा दे रखी है, यहाँ पर क्या आएगी आपकी छोटी आएगी, क्या आएगा आपका, शशि भूषण होता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जयंती में देखो यहाँ पर छोटी दे रखी है, जयंती में क्या आएगा आपका, बड़ी आएगा आपका, जयंती होता है, जयंती होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो ये आपका गलत हो गया तभी, उर्दू में आपका सही है ना। और चंद्रमौली, चंद्रमौली बिल्कुल राइट है आपका, समाविष्ट भी आपका राइट है, और मुनिजन भी आपका राइट है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो आपका गलत क्यों है, तो किरीट है, किरीट में क्या आएगा आपका, बड़ी मात्रा आएगी, किरीट आता है, किरीट होता है आपका। ठीक है, और देखो इसमें देखो आपका कौन सा गलत है आपका, शब्दावधि बिल्कुल राइट है। ये तो आपका साधुवाद गलत है, साधुवाद में छोटी आएगी, उसकी मात्रा क्या आएगी आपकी, छोटी। और मुहूर्त गलत है आपका, मुहूर्त होता है आपका, बड़ी मात्रा आती है उम के अंदर, मुहूर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर 2 आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखो आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर योर बट आई, तो हमें पता है कि बट के बाद में जो भी सेंटेंस आता है वो कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि वाक्य बोलने के समय कार्य पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, देखो आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है क्योंकि कार्य पूरा नहीं होता, तो कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पर 26 के अंदर, 26 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 26 आई के बाद में आएगा आपका है नॉट सक्सेस्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आपका, मार्क द करेक्ट पॉजिटिव सॉरी मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। तो देखो हमें एक्टिव वॉइस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव वॉइस के प्रारूप में क्या जाएगा आपका, वाज या वर्ब, और वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 27 का आंसर हो जाएगा आपका द रिपोर्ट वाज रीड बाय द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन, तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है हमें, ही सेड आई मीट दिस मैन 2 days अगो, तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखो आपका, यहाँ पर देखो टेंस देगा, टेंस ऑफ रिपोर्ट स्पीच सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, एगो के स्थान पर बिफोर या दिस आ सकता है, और दिस के स्थान पर क्या आएगा, एगो के स्थान पर तो बिफोर आ जाएगा, और जो दिस है और दिस के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका डेट आ जाएगा, डेट का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ही सेड दैट ही हैड मीट दैट मैन 2 days बिफोर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आई एंजॉयड रीडिंग ब्लैंक बुक यू गिव मी द एनी यस, तो क्या आ जाएगा आपको 29 में, देखो हम सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग करते हैं ना, द सब्जेक्ट के साथ ही जो पर्टिकुलर बुक है के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर 29 के अंदर, 29 का आंसर हो जाएगा आपका आई एंजॉय रीडिंग द बुक यू गिव मी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 क्या आपका, सिलेक्टेड द सिनोनिम फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्ड, क्या दे रखा है हमें, अकॉर्ड दे रखा है, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमत करना, क्या होता है इसका अर्थ, सहमत होना, सहमत होना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम, 30 का सिनोनिम हो जाएगा आपका अरेंजमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4
क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझौता, समझौता हो जाएगा। ठीक है, अंडे शब्द देखो आपका एसिल का तो मतलब क्या होता है आपका, आक्रमण करना होता है। क्या होता है आपका, आक्रमण। तो आक्रमण तो नहीं होता, सहमत तो समझौता होगा तभी सहमत होगा। ठीक है, और इसका देखो आपका क्या हो जाएगा, ब्रावडो, इसका क्या हो जाएगा आपका, अकड़पन होता है इसका, अकड़पन, अकड़पन। ठीक है, और कार्पिसिनोस का क्या होता है आपका, यह होता है मनमोजी, मनमोजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समझौता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आगे। तो भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है, यह मैं बताना था 31 के अंदर कौन सा सही है 31 में। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है हमें, पहला कथन दे रखा है मौलिक कर्तव्यों को न्यायाधिकार के माध्यम से लागू किया जा सकता नहीं। मौलिक कर्तव्यों को न्यायाधिकार के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता, गलत है। मौलिक कर्तव्य संविधान के लागू होने के समय शामिल थे, नहीं। मौलिक कर्तव्य संविधान के लागू होने के समय शामिल नहीं थे। इन्हें कौन सा संविधान आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के समय कौन सी समिति थी आपकी, शरण सिंह, और बाग 4 के 51 में जोड़ा गया था आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य शरण सिंह की समिति की सिफारिश के अनुसार भारत के संविधान में एक हिस्सा बन गया, बिल्कुल राइट, अभी बता दिया मैंने, राइट है। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी और डी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 32 की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रपति और सूची उनकी अवधि दे रखी है, कौन सा राष्ट्रपति कब बना था यह मैं बताऊँ। देखो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र थे जो लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर बने थे। आत्मा की आवाज़ पर जीतने वाले कौन थे आपकी, वीवी गिरी। ठीक है, सब बताना आपको, वीवी गिरी कब बने थे आपका, ये बने थे आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आपके जो थे आपके 67 से 69 बने थे। जाकिर हुसैन जो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले कौन थे आपकी, जाकिर हुसैन थे। तो पहला तो 4 में आएगा। ठीक है, फिर इनके बाद में बनते आपकी वीवी गिरी। वीवी गिरी आ जाएंगे आपकी 76, 69 से 76। फिर कौन आएगा आपका, फिर आएगा आपका फखरुद्दीन। फखरुद्दीन आए थे आपके वीवी गिरी के बाद में। फिर आपके जो राष्ट्र अशांति का राष्ट्र नाम पर आपातकाल लगा था उसमें आपके फखरुद्दीन थे, फखरुद्दीन अहमद अली। और दूसरे आपके शहीद होने वाले पद पर रहते हुए यहाँ पर आ जाएगा 76 से 77। फिर नीलम संजीव रेड्डी आपके 77 से 82, और फिर 82 के बाद में गैली जेल सिंह आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था आपका, 32 में 2 3 4 1 2, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 2 3 4 1 ही है, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने पहला 4 ले लिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 3 4 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम। 33 आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में है। जो आपके भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसके प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है आपका, अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 126 है, अनुच्छेद 131 है, और अनुच्छेद 143 में। तो किसमें आपका अनुच्छेद 131 के अंदर है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्र के अधिकार 3 आपका अनुच्छेद 31 इसको 3 भागों में बांटा गया था, उसमें आपके अनुच्छेद 32 आएगा, 132, 133 और 134। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 में आपके वो आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है वो किस मानता है आपका, अनुच्छेद 143 के अंदर। इसमें आपका न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है अनुच्छेद 124 के अंदर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। देखो आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। और सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद दे रखे है सूची सेकंड में। ठीक है, तो देखो आपका समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद के अंदर है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन आपका अनुच्छेद 39D के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, वो कौन से आपके 39A के अंदर है, तो 2 हो जाएगा। समान सिविल सहायता आपका अनुच्छेद 44 के अंदर है, 3 हो जाएगा। ठीक है, वनों व अन्य जीवों की रक्षा तथा उनमें सुधार अनुच्छेद 48A के अंदर है, तो यह जगह आपका 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका
34। 34 में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं 35 के अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय होता है। देखो, निर्वाचन आयोग कोई सदस्य नहीं है, कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान पर, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, बिल्कुल निपटाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट, सॉरी सी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो कौन सी में आपका केवल ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखो आपका, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो आपका महिला आयोग के अध्यक्ष है उसे किसे नियुक्त किया गया? स्मृति ईरानी, विजय रहाटकर, रेखा शर्मा या मीनाक्षी लेखी। तो किसे नियुक्त किया गया? 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विजय रहाटकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस कवि को उनकी कृति प्रकृति प्रीत के लिए राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमल दंगा, नीलम शरण गौड़, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित या संजीव। तो 37 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रकृति प्रीत के लिए इन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 क्या आपका? देखो, धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया गया। बिल्कुल राइट बात है। कहाँ से किया गया? हजारीबाग झारखंड से किया गया। बिल्कुल राइट बात है। इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में कमियों को दूर करना और आदिवासियों समुदाय का सतत विकास सुनिश्चित करना। बिल्कुल राइट बात है। ये भी आपका सही विकल्प चुना था, तो एक और दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। 38 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम। टी-सेट 1A उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो विचार करते हैं 39 के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या था आपका, इस उपग्रह को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक ने विकसित किया। बिल्कुल राइट बात है। तो यह भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह है। तो ये भी बिल्कुल राइट आपका, कि भारतीय निजी क्षेत्र का द्वारा निर्मित पहला ये आपका सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह कौन सा? आपका टी-सेट 1A। इसे PSLV-C58 से लॉन्च किया गया। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे लॉन्च नहीं किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही विकल्प देखिए 1 और 2 सही आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कौन सा था आपका? 39। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। देखो आपका, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो करते हैं विचार। इस योजना में राज्य योजनाओं को समाहित कर राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया। बिल्कुल राइट। 50,000 थी पहले, राज्य योजना चल रही थी, इसको समाहित किसमें कर दिया? आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर। और अब इसकी राशि कितनी कर दी गई? आपकी 1,00,000 रुपये कर दी गई। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। इस योजना का लाभ परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं तक सीमित है। इस पर जो आपका अधिकतम लाभ है आपके 2 परिवार तक सीमित नहीं है, 2 बालिकाओं तक सीमित नहीं, कितनी बालिकाओं को मिल सकता है? तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 40 मान से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देखो आप, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल के विशेष रूप से फोकस करते हुए कौन सा कार्यक्रम चला गया? पंचगोरम कार्यक्रम चला गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। राजस्थान की खिल्ली राम मीना 1993 बैच के IAS अधिकारी किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो किसका नियुक्त किया गया आपका? तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम का। ठीक है, मेघालय तो अभी पता है आपको चर्चा में, सोनम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की।
जयपुर के किस माउंटेनियर ने ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार किया है? देवेंद्र शर्मा, सत्येंद्र आहूजा, रमाकांत माथुर या नीरज चौधरी। तो 43 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नीरज चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो देखिए 44वां क्या है आपका? 44वां है आपका 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट क्रिकेट स्पर्धा में राजस्थान की टीम ने किस राज्य को 8 विकेट से पराजित कर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया? कौन सा पदक? कांस्य पदक हासिल किया। कौन सी टीम थी वो? यह हमें बताना है। ठीक है, कांस्य पदक हासिल किया कौन सी टीम को रहा है? तेलंगाना को रहा है, कर्नाटक को रहा है, महाराष्ट्र को रहा है या ओडिशा को रहा है? तो यहाँ पर आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक को रहता। कौन से को रहता? कर्नाटक को। तो 27वीं जो आपका अखिल भारतीय वन जो आपका वन खेल कूद टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर होता है आपका? ये होता है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर होता है आपके? अपने रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। देखो ये भी याद कर लेना। रायपुर का राजधानी किसकी? आपकी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, कब होता है आपका? 16 से 20 अक्टूबर 2024 को। 16 से 20 अक्टूबर 2024 को ये आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें किसको रहता आपके? कर्नाटक को रहता। ठीक है, राजस्थान को कांस्य पहली बार जीता अपने कांस्य पदक। ये भी याद करना, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। पणजी गोवा में अक्टूबर 2024 में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान को कौन से स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला भाई? शीर्ष स्थान पर रहा राजस्थान, या दूसरे स्थान पर रहा, या तीसरे स्थान पर रहा, या चतुर्थ? तो कौन से स्थान पर अपना राज्य बताना? तीसरे स्थान पर रहा था। 45 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और कब होता आपका ये होता आपका? इसकी भी डेट याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 19 से 22 अक्टूबर 2024 को, 2024 को आयोजित हुआ था। ठीक है, और आपके इस कर्नाटक में जो आपका चैंपियनशिप में कर्नाटक है ना, अपना कर्नाटक राज्य, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आपका भारत का करंट भी आएगा। तो कर्नाटक ने आपका 392 अंक के साथ 392 अंक के साथ ओवरऑल खिताब जीता था। कौन सा? ओवरऑल खिताब जीता था। ओवरऑल खिताब जीता। ठीक है, 392 अंक के साथ। और महाराष्ट्र ने 378 दूसरे स्थान पर रहा। और राजस्थान को कितने मिले अपने? राजस्थान को मिले अपने 248 अंक। 248 अंक मिले थे अपने राजस्थान को। और तीसरे स्थान पर आता। दूसरे स्थान पर कौन रहा था आपका? सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है ना। ये पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हेनरी फ्योल ने प्रबंधीय क्रियाओं में POCCC के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कल ही आपका ये क्वेश्चन आया था, परिवेश का क्वेश्चन था, और आपके कलाम परी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। मैंने अच्छे से बताया। हेनरी फ्योल आपका प्रबंधीय सिद्धांतों के जन्मदाता, प्रबंधकीय सिद्धांतों के जन्मदाता। चौथा सिद्धांत दिए थे इन्होंने, सिद्धांतों के जन्मदाता, दाता बोलते हैं इनको, जन्मदाता। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? 14 सिद्धांत दिए थे। P फॉर प्लानिंग। ठीक है, P फॉर प्लानिंग। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, ये तो हो गया। C फॉर कमांड, कमांड यानी आदेश। ठीक है, और दूसरा सीखा समन्वय। देखो इसका क्रम भी याद करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आदेश, कमांड, और समन्वय कोऑर्डिनेशन, और आपका C कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, लास्ट C का नियंत्रण, कंट्रोल। तो यहाँ पर नियोजन पहला हो गया। तो कौन सा नहीं आपका? पद सोपान नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसके साथ ही आपको देखो हेनरी फ्योल के साथ एक उसका याद कर लेना, पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प किसका था आपका? लूथर गुल्ली का। ये दो ही चीज़ है, ये दो ही है आपकी। ठीक है, ये दो ही पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, पोस्ट कॉर्प और आपका POCC, और ये आपके लूथर गुल्ली की 4P अवधारणा। ठीक है, ये तीन ही चीज़ है आपकी जो आपके नाम पूछे जाते हैं। और काफ़ी बार लगभग बार इन दोनों से आपका आंसर आया, सॉरी क्वेश्चन आया आपका एग्जाम के अंदर। आप देख सकते हो प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के। इन दोनों के अलावा बहुत बार, लगभग बार, यदि आपके 7, 8, 9, 10 जो भी जितने भी एग्जाम हुई है उनमें लगभग 5-6 बार इन दोनों से आपका क्वेश्चन आया। कौन सा एक शब्द गायब था, या एक शब्द पूछा है, या इनका पूरा क्रम पूछा है। इसके अलावा एक और पूछा है इनका। तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, वापस आ गए अपन। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो आपका पोस्ट कॉर्प के बारे में बात करते हैं हम, लूथर गुल्लिक वाला, और आपका POCC आपका हेनरी फ्योल। ये दोनों सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की 4P थ्योरी भी आपकी लूथर गुल्लिक की इंपॉर्टेंट है। लेट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो 47 क्या आता है आपका? RSCERT के संगठन के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। तो चलो विचार करते हैं हम।
तो इसकी 80% का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। देखो 80% है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? शिक्षा मंत्री होता है, नहीं कि शिक्षा सचिव होता है। तो 47 की बात कर रहे थे हम। तो पहला तो आपका गलत हो गया, पहला क्या होगा? गलत हो गया। कौन होता है आपका? शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है, शिक्षा मंत्री 80% का, ठीक है। 2 परिषद होती है, एक तो कार्यकारी परिषद और एक शासी परिषद। शिक्षा सचिव होता है वो किसका होता है आपका? कार्यकारी परिषद का होता है। जैसे देखिए कृषक, इसकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष निर्देशक होता है, निर्देशक नहीं होता है आपका। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष निर्देशक नहीं होता है, ठीक है। यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, इसके समस्त प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण से भरे जाते हैं। देखो इसके समस्त जो प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण से भरे जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो इसमें क्या पूछा था मैं? निम्न खतरों पर विचार करें। तो इसमें देखो सत्य पूछा था, तो केवल 3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा आपका? केवल 3 आपका राइट आंसर होगा 47 के अंदर, ठीक है। और इसका जो कार्यकारी है आपकी, कार्यकारी समिति का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है, तो मैंने बता दिया, उल्टा दे रखा शिक्षा सचिव। और कार्यकारी निर्देशक नहीं होता है, कौन होता है आपका? शिक्षा सचिव होता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। और आपका 80% का शिक्षा मंत्री होता है, तो ये भी गलत है। तो केवल सी आपका सही है। नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 48 की। RSCERT के कौन से प्रभाग द्वारा राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर डे बनाना प्रारंभ हुआ? कैरियर डे बनाना प्रारंभ हुआ कौन से विभाग द्वारा? देखो इसके कितने प्रभाग आपके? 6 प्रभाग है, जिसमें 5 के मुख्यालय तो उदयपुर के अंदर है, और एक सूचना वाले का मुख्यालय का आपका अजमेर के अंदर। ये भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा आपका जिसके द्वारा कैरियर डे बनाना प्रारंभ किया, कौन से विभाग द्वारा? 48 में देखो आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, नहीं, बिल्कुल गलत है। सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, नहीं। आयोजन प्रबंधन या वित्त प्रभाग, नहीं। शिक्षक शिक्षा प्रभाग, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 जनवरी को बना जाता है कैरियर डे। कब बना जाता है आपका? 12 जनवरी को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो आपको 49। निम्न में से कौन सा समय राज्य की नवीनतम डाइटों में आता है? कौन सा समय जो आपके नवीनतम डाइटों में आता है? नवीनतम तो लास्ट में तो आपको प्रतापगढ़ के अंदर बनी थी। कहाँ पर बनी थी आपकी? प्रतापगढ़ के अंदर बनी थी 2013 के अंदर, ठीक है। प्रतापगढ़ है वो तो कब बनी थी आपकी? 2013 में, सबसे लास्ट में इसी बनी थी। छठा चरण था आपका। कौन सा चरण था आपका? छठा चरण। 2013 में आपकी प्रतापगढ़ में बनी थी, ठीक है। वही आपके हनुमानगढ़ देखो आपका दे रखा है, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर। हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर में डाइट की स्थापना हुई थी आपकी। हनुमानगढ़ भी 2005 में हुई थी, और सवाई माधोपुर भी कब हुई थी आपकी? 2006 के अंदर, ठीक है। तो देखो क्रम क्या पूछा है हमें, नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम आपकी है तो 2013 प्रतापगढ़। देखो प्रतापगढ़ अकेला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो उसके बाद में देखे तो हनुमानगढ़ आएगी, फिर आपकी सवाई माधोपुर आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं हम। IAS के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो आपको पता है IAS मैंने काफ़ी बार बता दिया, 2 है आपकी, एक अजमेर एक बीकानेर। तो देखो आपको 50 में क्या दे रखा आपका, इस पर प्रशासनिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय तथा अकादमिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। इसमें नियंत्रण की बात कर रहा था मैं ना। तो इसका देखो आपका प्रशासनिक नियंत्रण तो किसका होता है आपका? प्रशासनिक नियंत्रण है वो तो होता है आपका, उल्टा दे रखा है। देखो इसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का, किसका होता है आपका? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। और इसका जो अकादमिक नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है आपका? कॉलेज शिक्षा नियंत्रण, उल्टा दे रखा था इसमें, कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा। तो प्रशासनिक तो किसके द्वारा होता है आपका? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। और कॉलेज शिक्षा निदेशालय है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है आपका? अकादमिक नियंत्रण। तो उल्टा दे रखा है दोनों, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कुल 8 विभाग है, देखो कुल 8 अकादमिक विभाग नहीं, कुल कितने आपके? 7 अकादमिक विभाग है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। इसका सर्वोच्च पदाधिकारी निर्देशक होता है। सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है आपका? प्राचार्य होता है, निर्देशक नहीं होता। कौन होता है आपका? प्राचार्य, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमें क्या पूछा? सत्य नहीं है। तो तीनों सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो तो घुमाया हुआ क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं, ये मैं पूछा 51 के अंदर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1 दिसंबर 1957 नहीं, 4
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 4 सितंबर को इतना 4 दिसंबर को हुई थी शायद, 4 दिसंबर 1957। ठीक है, 4 दिसंबर 1957। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, तो ये तो आपका देखो 29 दिसंबर 1973 को तो इसको घोषणा हुई थी, और आपकी 1 जनवरी 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। सही तरह से कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 1900। औपचारिक रूप से सही आता कब आता? आपको RSTV की बात करें 1976 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 2 मार्च नहीं, आपका 21 मार्च को 2005 को। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा था 51 के अंदर। तो 51 के अंदर कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? देखो ए और सी सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तो आपका बिल्कुल सही है। औपचारिक घोषणा तो हो गई थी आपकी 29 दिसंबर 1973 को, और सही रूप से कार्य प्रारंभ करना कब किया था आपका? 1 जनवरी 1974 को। तो आंसर देखो ये तो आपका सही है, तो ए और सी गलत है। 21 मार्च था, ये आपका 4 दिसंबर था शायद, 4 दिसंबर 1957। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना का संचालन किया जाता है। ठीक है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, RSCERT उदयपुर द्वारा नहीं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति या यूनिसेफ। तो 52 में आंसर क्या हो जाएगा देखो आपका? ठीक है, तो इसका क्रियान्वयन और निर्देश वो तो कौन करता है? आपका निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर करता है संचालन। तो ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आपका बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा समिति है, इसको क्या देती है? वित्त देती है, बजट। और ये इसके जो आपकी RSCERT उदयपुर है, इसमें क्या करती है? ये आपका वो क्या बोलते हैं इसको, रख रखाव या देखभाल निर्देश देती है, या इसके द्वारा जो एकादमिक कार्य ले सकते हैं इसके साथ, एकादमिक कार्य कौन करती है? आपकी RSCERT द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना RSCERT इसके जो निर्देश या वो जो इसके जो कार्य करती है उसके संचालन का कौन करती है? आपकी मॉनिटरिंग आपकी RSCERT करती है। और पदाधिकारी आदि का नियुक्ति कौन करता है? आपका निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 4 संस्था ही आपकी इसी के, इनके बजट मिला था आपका बौद्ध शिक्षा समिति से इसको, और ये आपका लागू होता आपका 2015-16 से। याद रखना SIQE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं हम। RTE एक्ट के तहत समुचित सरकार के किन आधारों पर अलाभावित समूह के बाल को घोषित कर सकती है? तो आप देखो आपका धारा 2 के तहत बता रहा है आपका RTE एक्ट 2009 की धारा 2 की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो समुचित बाल का उल्लेख है, तो साथ ही समुचित द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक और भाषाई लिंग के आधार पर। देखो कौन कौन सा जगह पर 53 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक, भाषा, लिंग और भौगोलिक सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। उत्तकों के विषय में सही कथन है, उत्तकों के विषय में सही कथन है, कौन सा आपका सही कथन आपका? तो देखो आपका शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह उत्तक के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल राइट है। यह अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए सामान्य क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, फ्लोएम पेशी उत्तक के उदाहरण है। देखो पेशी देखे तो आपका, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में संवेग के लिए सही कथन है, संवेग के लिए कौन सा कथन सही है यह मैं बताना था। तो देखो आपका संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल राइट। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है, बिल्कुल राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 56 की। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हैं 56 के अंदर। तो यहाँ पर देखो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, बिल्कुल राइट। न्यूरॉन 4 भागों से मिलकर बनी होती है। न्यूरॉन कितने भागों से मिलकर होती है? 4 भागों से मिलकर न्यूरॉन बनी होती है। कितने भागों से मिलकर होती है? आपकी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3। कौन सी? कोशिका, काय, दुर्माक्षी और तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रकाक्ष। 3 भागों से मिलकर बनी हुई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपको केवल एक सत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं 57 के अंदर। तो देखो आपका, किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्तन को क्रोमोसोम नियंत्रित करता है। तो आपका क्रोमोसोम नियंत्रित नहीं करता। देखो किसी जीव में लक्षण विशेष परिवर्तन जो जीन नियंत्रित करता है, कौन करता है? आपका जीन। ठीक है, ये तो आपको गलत हो जाएगा। वंशागति और भौतिक आकार जीन कहा जाता है। ठीक है, वंशागति और भौतिक आधार कहा जाता है क्रोमोसोम को। किसको कहा जाता है? आपको क्रोमोसोम कहा जाता है, जिनको नहीं। उल्टा दे रखा है क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएंगे आपके। सत्य कथन है, दोनों ही आपके सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। आरटीआई एक्ट 2009 के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यह मैं बताना 58 में। तो देखो भाई, कौन सा नहीं है? पहला देगा धारा 10। धारा 10 में क्या दे रखा है? स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए नहीं है। धारा 10 के अंदर कौन से आपके? धारा 10 में माता पिता के करते हुए। किसके करते हुए? आपके माता पिता के करते हुए। माता पिता के करते हुए धारा 10 के अंदर। तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, धारा 21 के अंदर, धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है, बिल्कुल राइट बात है। कौन सी आपकी? विद्यालय प्रबंधन समिति, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, धारा 25 में निजी ट्यूशन का पर प्रतिषेध नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, धारा 25 में क्या आपके? धारा 25 में आपकी शिक्षक छात्र अनुपात है। शिक्षक छात्र अनुपात है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखो उल्टा दे रखा है इसमें। देखो ये 25 के अंदर आएगा। धारा 28 की बात करें, धारा 28 में आपका निजी ट्यूशन है, तो ये उल्टा दे रखा था, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपका आंसर हो जाएगा बस क्या बचा? सम्मिलित नहीं है। तो आपका ए सम्मिलित नहीं है, सी सम्मिलित नहीं है, डी सम्मिलित नहीं है। तो ए सी डी कौन सी में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ताकि सभी याद हो आपकी, सभी धाराएं एक साथ आपको याद है ना, वही क्वेश्चन कर सकता है इसको, वरना नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? जो आपका समग्र शिक्षा अभियान है, इसकी 2.0 की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1 अगस्त 2000 को हुई थी, या 4 अगस्त 2021 को हुई थी, या 14 सितंबर 2019 को हुई थी, या 1 अप्रैल 2022 को हुई थी? तो समग्र शिक्षा अभियान है, ये योजना हुई थी आपकी 4 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई थी। 4 अगस्त 2021। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 के अंदर। ठीक है, और 1 अप्रैल 2021 से पहले रही थी आपकी, जो ये कब तक रहेगी आपकी? 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक क्रियान्वित की जाएगी ये योजना आपकी समग्र शिक्षा वाली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 60 क्या है आपका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, अंग्रेजी वर्णमाला उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें और बाएं से 5वां होगा? दाएं से 9वें और बाएं से 5वां होगा। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिखो पहले तो आपका। तो उल्टे क्रम में लिखो तो कौन सा आएगा आपका? देखो उल्टे क्रम में क्या आ जाएगा आपका? जेड आ जाएगा, जेड वाई एक्स। देखो मैं सही लिखूंगा नहीं लिखूंगा, देखना उल्टा लिख रहा हूँ ना, गलत होने के चांसेस होते हैं। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, फिर कौन सा आएगा आपका? यू, यू आएगा ना, यू, फिर टी, यू टी एस आर क्यू, पी ओ एन एम, एन के बाद एम, एम के बाद एल, 12 पर, 13 पर, 11 पर के, फिर 10 पर जे, आई नो, फिर एच 8, फिर जी 7 से लिख रहा हूँ तो F6, और फिर ई, D4, सी, बी और ए। ठीक है, सी लिखी मैंने ना, उल्टी क्रम में लिख ली। चलो अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम में लिखी जाए। ठीक है, लिख ली। अक्षर के कौन सा अक्षर दाएं से 9वें और बाएं से 5वां है? दाएं से 9वें, तो देखो दाएं से 9वें और बाएं से 5वां। तो देखो दाएं से 9वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दाएं से तो कोई 10 आएगा दाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 और 9 से क्या बचा है? 9 आ गया, 9 से 5वां, तो इधर 9 से 5वां देखो आपका 1 2 3 4 5, 9 और 5 14, एन आएगा। तो 9 + 5
दाईं ओर देखना हमें। 9 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 14 हो जाएगा। 14 पर n आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 61वां। निम्नलिखित में से बहुलक का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से बहुलक का गुण कौन सा नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, बताओ भाई। ये सरल व लोकप्रिय माप है। ये सरल व लोकप्रिय माप है। ठीक है, ये तो है, ये तो सही बात है। इसमें चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अधिकतम चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, सर्वाधिक नहीं पड़ता। इसमें क्या पड़ता है आपका? न्यूनतम। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह बीजगणितीय विवेचन के अनुपयुक्त है। तो ये देखो आपका अनुपयुक्त दे रखा है आपका। बीजगणितीय अनुपयुक्त नहीं है आपका, उपयुक्त है आपका, उपयुक्त है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह पद में अधिकतम आकृति वाले एक ही मान पर केंद्रित होता है, बिल्कुल राइट। जैसे आपका 3 2 2 3 2 1 4 1 ऐसे है ना, तो आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होता है। ये तो आपका राइट है। तो हमें क्या पूछा था? गुण नहीं है। तो 2 और 3 नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, से 3 दिन पहले आता है, तो उस माह के 19वें दिन कौन सा वार आएगा? देखो महीने के 7वां दिन कौन सा आ रहा है आपका? शुक्रवार से 3 दिन पहले अर्थात, तो महीने का 7वां दिन क्या आ रहा है आपका? शुक्रवार आ रहा है। शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या आएगा आपका? देखो शुक्रवार, फ्राइडे लिख देता हूँ, गुरुवार, गुरुवार और फिर बुधवार, वेनेसडे। तो 3 दिन पहले देखो आपका शुक्रवार हो गया, गुरुवार हो गया, बुधवार हो गया। तो 3 दिन पहले कौन सा आ गया यहाँ पर? मंगलवार। कौन सा आ गया आपका? मंगलवार। क्वेश्चन के साथ ही करो इसको, सॉरी मंगलपुर लिख दिया, मंगलवार। ठीक है, 3 दिन पहले कौन सा आता है आपका? मंगलवार आता है। ठीक है, तो उस दिन माह के 19वें दिन कौन सा वार होगा? तो 3 दिन पहले मंगलवार आ, तो 19वें दिन कौन सा वार होगा आपका, ये बताना है। तो मंगलवार है, अतः 14 दिन भी मंगलवार होगा। ठीक है भाई, 7 दिन और 14 दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। 14 दिन मंगलवार हो गया। ठीक है, और इस प्रकार 19वां दिन क्या होगा आपका? 14वां दिन मंगलवार है, 14वां क्या आपका? मंगलवार है। तो 14 15 16 17 4 और जोड़ो तो क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 4 में 7 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, तो गुरुवार क्या हो गया आपका? रविवार हो जाएगा, संडे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। यदि a + b -3 तथा a b = 2, तो a और b बहुपद किसके शून्य का है, ये मैं बताना था 63 के अंदर। तो देखो कौन सा संतुष्ट कर रहा है वही हो जाएगा वैसे तो आपका। तो यहाँ पर देखो मान रखे देख लो या तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन से देखें हम तो कौन सा बहुपद होगा भाई? तो यहाँ से देखो ax हमें दिया हुआ नहीं है, तो मान लेता हूँ मैं ax² + 2x + c, और इसके हम आते हैं बहुपद a और b। और देखो a + b कितना दे रखा है हमें? a + b दे रखा है हमें -3। a + b कितना दे रखा है? -3। तो -b/a। ठीक है, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। कहाँ से आ गया? अच्छा ए बी हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 2, तो ए बराबर 1 को, बी बराबर 3 और सी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मूल का गुणनफल c/a होता है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 2। तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो हमारा ए बराबर क्या आ गया? ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, सी बराबर कितना आ गया? 2। तो कौन से बहुपद को संतुष्ट करते हैं ये देख लो आप। तो यहाँ पर देखो 63 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। रखिए देख लो आपका ये आ जाएगा। ए बराबर तो 1, बी बराबर 3 देखो, और सी बराबर 2। ठीक है, गुणनफल देखो आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निकाल सकते हैं आपको ऐसे आराम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 64 रह गया को ना। वर्णों के क्रम को बिना बदले एक वर्ण को प्रयोग में केवल एक बार करके प्राइमरी शब्दों अधिकतर कितने स्वतंत्र शब्द में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, तो देखो पुनरावृत्ति, बिना पुनरावृत्ति के स्वतंत्र शब्द आपका पर और रिम हो सकता है। क्या होता है आपका? ये तो हो सकता है आपका पर, और दूसरा क्या हो सकता है आपका? रिम हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो आपका 2। तो 64 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। ये हमने किया था ना। तो यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोले का व्यास क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका गोले का 4πr², और एक इसके बराबर आपका 616 के बराबर। ठीक है, तो हम जानते हैं 4π का मान 22/7 इंटू आर निकालेंगे और बराबर कितना आपका 616। तो काटो इसको, देखो आप कैसे काटोगे, आपके 2 से काटो इसको, 4 से काटो एक बार, 2 से काटो 2, 3, ठीक है, 5 और 8 दूनी 16, 358 आ गया। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 9, ठीक, 79। और फिर देखो किससे कटेगा आपका, 3 से नहीं कटेगा आपका। देखो मैंने गलत कर दिया ना, कहाँ गलती है, दोबारा कर देखो इसको साफ लेके, गलत कर देते हैं फास्ट के चक्कर में। तो यहाँ पर देखो देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 4π का मान 22/7 इंटू r² बराबर 616। तो देखो यहाँ पर इसको काटे हम, पहले 2 से काटते हैं इसको 2, इसको काटे 2 से 3, ठीक है, फिर आपका देखो 1 में नहीं जाएगा 0 और 8 दूनी 16, ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर देखो 2 को वापस काटते कितने बार जाएगा ये आपका, एक बार और 5 और 4 154, ठीक है। फिर देखो आपका इसको किस में चला जाएगा आपका, 22 से काटे तो कितने बार जाएगा, 7 बार, 22 का 7 बार चला जाएगा। तो r² देखो ये 7 ये गुणा होगा तो 7, r² बराबर कितना होगा 49, तो r बराबर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था तो हमने त्रिज्या निकाली थी। अब क्या पूछा, देखो व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r होता है। ठीक है, व्यास r का त्रिज्या का क्या होता है आपका दुगुना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखो आपका, सुनीता की तुलना में रीना की उम्र दोगुनी है। 3 साल पूर्व सुनीता की तुलना में उसकी उम्र 3 गुना थी, तो रीना अब कितनी उम्र की है। तो सुनीता की उम्र मान लेता हूँ मैं x, सुनीता की उम्र मान लेता हूँ मैं x, ठीक है, और रीना की वर्तमान उम्र मान लेता हूँ 2x। रीना की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी अपने पास 2x। देखो आपकी सुनीता की तुलना में रीना की उम्र दोगुनी है, 2x हो गई। ठीक है, 3 वर्ष साल पूर्व यानी 3 साल पूर्व यानी x में से 3 घटाऊँ, x - 3, 3 साल पूर्व आ जाएगी। तुलना में उसकी उम्र 3 गुना थी, तो उसकी उम्र 3 गुना थी, तो किसकी उम्र थी 3 गुना आपकी, इसकी देखो इससे भी 3 घटा दो 3 साल पहले और इसके 3 गुना कर दो इसको, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या जाएगा 2x - 3 यानी 3 साल पहले हो गई ये भी। अब देखो 3 गुना थी, उसकी उम्र कितनी थी 3 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना ये थी आपकी 3, सुनीता की उम्र 3 गुना थी किससे आपकी रीना से, तो 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ से अब x का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका, देखो 3x - 3 3 9 बराबर 2x - 3, 2x इधर आएगा माइनस का x और ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 - 3 प्लस का 6, x बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो रीना की वर्तमान उम्र पूछी है, तो रीना की कितनी उम्र है वर्तमान, तो रीना की उम्र कितनी थी 2x, x मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 2 गुना x की जगह 6 रख दो, 6 दूनी 12 वर्ष। तो देखो 12 साल कौन से वर्ष में आपकी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। दीर्घवृत्त बहुपद दे रखा हमें px का x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग कितना आपका, तो अल्फा प्लस बीटा मानो शून्य का योग, शून्य निकालो इसके पहले तो आप 67 के शून्य निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 आ रहा है, तो x² + 5x प्लस का 2x + 10 = 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा x + 5, और यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा आपका x + 5 = 0। तो x के 2 शून्य क्या आ गया अपने पास -5 और -2, -5 और -2 2 शून्य का आ गया अपने पास। अब हमें क्या पूछा, देखो शून्य का योग, इन दोनों का योग देखो आपका, तो -5 और -7 -2 तो कितना हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग तो कितना है -7, तो -7 इसमें बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे, आपकी आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 67 का आंसर ऑप्शन। और गुणा की बात करें तो इनका गुणनफल देखो आपका -5 × -2 तो कितना हो जाएगा -+ 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि x के कितने बेटे हैं, ये निर्धारित करने के लिए कथन पर्याप्त है। कथन पर्याप्त है ये देखो आपका, तो देखो आपका कथन ये क्या दे रखा है हमें, Q और U T के भाई हैं, Q
यूँ दोनों किसके भाई आपके टी के भाई हैं, ठीक है, यानी ये भाई बहन हो गए। टी का पता नहीं क्या है आपका। आर पी और यू की बहन है, आर है पी और यू की बहन है आर, तो आर पी और यू की बहन है, तो ये पी भी इसका भाई हो जाएगा यू का, और इसकी बहन हो जाएगी आर, यानी कि इसकी बहन हो जाएगी आर, ये होगी बहन। आर और टी एक्स की बेटियां हैं, आर और टी है यानी दोनों बेटियां हैं एक्स की, तो ये भी आपकी बहन होगी आपकी, ठीक है। आर एक्स की बेटियां होगी, एक्स क्या अभी ये नहीं पता हमें, ये क्या हो जाएगी आर और टी बेटे हो जाएगी, ये भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या पूछा था, एक्स के कितने बेटे हैं, तो ये सभी आपके बेटे हैं 1 2 3। तो देखो आपका कथन देखो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर बेटे देखो आपका एक तो क्यू बेटा है, यू बेटा है, ठीक है, और टी आर बालिका हो गई, ठीक है। और लेकिन पी का लिंग निर्धारित किया, पी का तो पता नहीं ना, पी कैसे निर्धारित करेंगे। देखो आर है पी और यू की बहन है, तो ये पता नहीं चल रहा। ये तो यहाँ पर देखो क्यू और यू तो पता चल रहा है आपका टी के भाई है, टी के भाई है, इसका तो पता नहीं चल रहा कि बहन है कि बेटा है कि बेटी है, तो ये तो आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो आपका 68 में सभी कथन मिलाकर अपर्याप्त है, क्योंकि पी का पता नहीं चल रहा है इसमें, पी क्या है, बेटा है कि बेटी है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम 69 करते हैं हम। 69 क्या है आपका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद x³ माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 3 को x² माइनस 2 से विभाजित करके प्राप्त भागफल है, प्राप्त भागफल है, ठीक है। तो देखो आपका इसको ये बहुपद है, इसको x² माइनस 2 से विभाजित करने पर ना भागफल, तब भागफल कितना आता है आपका x माइनस 3 आता है, क्या आता है आपका x माइनस 3 आता है, और शेषफल आएगा आपका, शेषफल आएगा आपका 7 माइनस 9, कितना आएगा आपका 7 माइनस 9 आएगा, याद रखना क्योंकि ये भागदन है आपको ऐसे करके। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए नियतार्थ नीचे दिए जा रहे हैं 70 के अंदर, तो कौन कौन से सही है आपके, देखो पहला दे रखा है हमें, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बिल्कुल राइट। बालकों की समग्र गत्यात्मक का समझना, बिल्कुल राइट। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, बिल्कुल राइट। उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है, तीनों उपयुक्त है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। सूची पृष्ठ को सूची से कैसे सम्मिलित कीजिए, तो करते हैं आपकी, ये आपकी एरिक एरिक्सन की अवस्था दे रखी है। किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या होता है आपका पहचान बनाम भ्रांति, 3 आएगा ना किशोरावस्था में। दूसरा क्या दे रखा हमें, प्रारंभिक वयस्क आत्मीयता बनाओ अलगाव, वयस्क अवस्था में क्या आता है आपका आत्मीयता बनाओ अलगाव। और 2 आपका मध्य वयस्क है, मध्य वयस्क में क्या हो जाएगा आपका उत्पादकता बनाओ स्थिरता, और प्रौढ़ वयस्क में आपकी संपूर्णता बनाओ निराशा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। हेविंग हस्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, ये मैं बताना था। देखो अपनी शारीरिक पहचान को स्वीकार करना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, ये तो है। सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकार करना और उसकी उपलब्धि करना, बिल्कुल। स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं हम। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, अधिगम के जो निर्धारक है नीचे दिए गए कौन से सत्य हैं, ये हमें बताना है 73 के अंदर। तो अधिगम की प्रकृति भी है, अभिप्रेरणा का प्रभाव भी है, विन्यास का प्रभाव भी है, अभ्यास भी है। तो उपयुक्त निर्धारकों का उपयोग करके ये बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो चारों सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 74 की। सूची प्रश्न को सूची सम्मिलित कीजिए, हमें ये दे रखा है, हमें सिद्धांत दे रखे हमें। कॉलर का सिद्धांत कौन सा आपका, सोच का सिद्धांत 2 आ जाएगा। थान आएगा कौन सा आपका, थान आएगा कौन सा आपका पैटर्न एवं भूल का सिद्धांत। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 1 3 4। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन।
ठीक है, ये आपका यहाँ पर पढ़ते हैं। गोलमेल की पुस्तक है आपका संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी आपकी संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन आपका बुद्धि के संदर्भ में सही है? तो संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू की तुलना में कम प्रभावशाली नहीं, संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू की तुलना में अधिक प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है, बाकी सभी गलत है। ये मैं पूछा था सही कथन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। ये आपका फाइनल टेस्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। संगम क्लासेज के चारों फाइनल टेस्ट हमने कंप्लीट करा चुके हैं। चारों आपके पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, और हमने अच्छे से एनालिसिस किया, प्रत्येक क्वेश्चन को समझा, प्रत्येक ऑप्शन को समझा, सब कुछ बताने की कोशिश की गई है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने जो भी अनुभव हुआ वो कमेंट में जरूर करिए। और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को आपको अच्छा लगा तो शेयर भी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। और आपके फर्स्ट क्रेडिट कितने कर चुके हैं? हम 7 फाइनल टेस्ट कर चुके हैं। कलाम की 21 टेस्ट हमने बिल्कुल अच्छे से समझ के किए थे, ठीक है। यह तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ संकल्प के, वो तो अच्छे से समझे थे हमने कलाम के, क्योंकि कलाम के टेस्ट कहते हैं पूरे सिलेबस पर आधारित थे। पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि हमें हर टॉपिक को कवर करना था। इसलिए कलाम की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट मानी जाती है और है बेस्ट, क्योंकि इस चीज़ में मेहनत करते हैं वो लोग, इसलिए वो टेस्ट सीरीज बेस्ट है। और ये उससे बेस्ट इसलिए ये हमने इसलिए करवाई है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाए हुए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इसलिए सोचा कि यदि पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, लेवल की आ जाए, तो क्या करोगे आप? तो ऐसे हार्ड पेपर हो तो भी आपको अच्छा नंबर। हमें टेस्ट सीरीज से ये नहीं होता कि टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बिल्कुल नहीं मिलेंगी, 100% नहीं मिलेंगी, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं ना, तो वो 100% आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये एनालाइज का मतलब ये होता है कि हमें उस टॉपिक का पूरा ज्ञान होता है, और वहाँ से क्वेश्चन उठने के पूरे प्रबल चांस होते हैं, कि महत्वपूर्ण चीज़ें हम पूरी पढ़ लेते हैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज के द्वारा, ठीक है। जितने जो आपकी कलाम का एनालिसिस करवाया वहाँ पर पूरी महत्वपूर्ण चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 80 से 90% पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई, और बहुत ही शानदार तरीके से समझा गया है। आप देख सकते हो, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और आने वाले एग्जाम के अंदर वहाँ पर प्रूफ भी दिए जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर कि इतने क्वेश्चन पढ़े थे, क्योंकि लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होती है उसमें भी प्रूफ दिया था। लगभग सेकंड विभाग वाले में 55 क्वेश्चन थे जो अपनी व्याख्या से पढ़े थे, 3 और 7-8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कलाम की टेस्ट सीरीज से पढ़े थे, ठीक है। आसानी से हमने 461-62 क्वेश्चनों का किया था लेवल, और थोड़ा संस्कृत विभाग वाला आपको पता होगा सेकंड ग्रेड का थोड़ा टफ पेपर था जीके का, और हाई लेवल का था थोड़ा सा, ये आप सबने दिया तो बताइए। तो चलो इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और नई शुरुआत के साथ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 23 जून को है, अभी तो डिसाइड है अपना, और टारगेट भी अपना 23 जून ही था। तो थैंक यू, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर देके आइए आपका, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।